नमस्कार दोस्तों आज हमारी आज़ादी को इतने वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या हम सच में आज़ाद हुए हैं? क्या हम संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? हम भौतिक रूप से तो स्वतंत्र हैं, लेकिन मानसिक रूप से अभी तक हम स्वतंत्र नहीं हैं, आज़ाद नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बात को साबित करती है हमारी आज की ये कहानी, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्रसिद्ध हो, किसी उच्च पद पर हो, किसी अच्छे ओहदे पर हो, तो यदि वह किसी दूसरे देश की यात्रा करता है तो उसके लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं होती है। यहाँ तक कि उसको कब क्या पहनना है, यह सब उसके दर्जी पहले से ही निर्णय करके रखते हैं। तो यहाँ भी रानी एलिजाबेथ के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ। उनके लिए जो तैयारियां की जा रही थी वहाँ, उसके समाचार वहाँ के अखबारों में तो छप ही रहे थे, साथ ही साथ भारत के अखबारों में भी उन अखबारों की कटिंग, यानी उन अखबारों की नकल छापी जा रही थी, जिसके माध्यम से हमें भी यहाँ भारत में पता चल रहा था कि आखिर उनके लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही है। देखते हैं आगे। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी, हम जासूस भी कह सकते हैं उसको, पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था, जिससे उनकी सुरक्षा का उचित प्रबंध किया जा सके। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, यानी उस समय से पहले लोग अपनी फौज के साथ में निकलते थे। अब फौज फाटा अर्थात सेना कैसी, किन की सेना, देखते हैं आगे। इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी, यानी रानी भारत के दौरे पर आ रही थी, तो उनके साथ में कौन से और कौन कौन फोटोग्राफर्स होंगे, कितने फोटोग्राफर्स होंगे, उनकी फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। इसका भाव यह है कि जो समाचार वहां छप जाते थे, दूसरे दिन वही समाचार भारत में देखने को मिलते थे। और समाचार कैसे? समाचार भी ऐसे कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, यानी हिंदुस्तान जा रही हैं तो हिंदुस्तानी वस्त्र धारण किए जाने चाहिए, जिसका करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। जन्मपत्री का मतलब है यहाँ उनकी जीवनी, जन्म से लेकर अब तक उनकी क्या स्थिति रही, ये सब अखबारों में छपा। प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। यानी उनके साथ, उनके महल में जो लोग काम करने वाले थे, चाहे वो उनका खाना तैयार करने वाले, उनका भोजन तैयार करने वाले ही क्यों न हो, चाहे उनके अंगरक्षक ही क्यों न हो, उनकी सारी जीवनी अर्थात तो उनका पूरा विस्तृत वर्णन छपा अखबार में। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। यानी दूसरे देश की एक महारानी है जो हमारे देश में भ्रमण के लिए आ रही थी, और उस भ्रमण के कारण उस रानी की पूरी जीवनी छप गई। यही नहीं, उसके साथ काम करने वाले,
यहां तक कि उसके महल में रहने वाले नौकर और कुत्तों तक की जानकारी अखबारों में छप गई। आगे लिखा है कि बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, अर्थात बहुत प्रचारित किया जा रहा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। क्या भाव है इस पंक्ति का। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, अर्थात उसकी चर्चा, इस भारत भ्रमण की चर्चा इंग्लैंड में हो रही थी, लेकिन उसका असर, उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन, उसका परिणाम यहां भारत में हो रहा था। यानी वहां जो तैयारियां हो रही थी, उनकी चर्चाएं यहां भारत में भी हो रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि महारानी एलिजाबेथ आ रही है। जो रानी 5,000 रुपए का सूट, रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। क्या कुछ? बहुत कुछ होना चाहिए। और क्या क्या हुआ दिल्ली में, देखते हैं आगे। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता, अर्थात देखती रह गई। क्या हुआ? मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट अर्थात पूरा स्वरूप बदलने लगा दिल्ली का। क्या क्या हुआ? तो आगे लिखा है कि और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। सड़कें जवान कैसे हो गई? अर्थात नई परत उन पर चढ़ गई, नई तैयार हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। सड़कें जो बूढ़ी हो गई थी, युवा हो गई। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया, अर्थात नव युवतियों की तरह श्रृंगार किया इमारतों ने। दिल्ली की मुख्य सड़क की जो इमारतें थी, वो नव युवतियों की तरह सजाई गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुश्किल थी। मैन मुख्य बात क्या थी? जॉर्ज पंचम की नाक। और क्या थी वह? एक नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। कौन सी नाक की यहां बात की जा रही है? इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। विदेशी शासक रहे हैं, और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। जी हां, जो लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं, वो किधर भी जा सकते हैं, किधर भी लुढ़क सकते हैं, वो कोई भी निर्णय दे सकते हैं। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, अर्थात जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जो नाक लगी थी, उसकी यहां बात की जा रही है। और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। यानी जॉर्ज पंचम की मूर्ति जहां लगी हुई थी, उसकी नाक को लोगों ने काट दिया, तो लोगों के हाथ वहां पहुंच गए, तो फिर उनको उतार करके अजायब घरों में, म्यूजियम में रखवा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। आगे लिखा है कि उसी जमाने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम के लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। लाट अर्थात मूर्ति जो बनी हुई थी जॉर्ज पंचम की, उसकी नाक एकाएक अचानक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह गश्त लगाते रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक, उस मूर्ति की नाक चली गई।
रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर गवाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर गवाह अर्थात देश के खैर गवाह अर्थात देश का ध्यान रखने वाले जो नेता लोग हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई, अधिकारी लोग हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई। और क्या किया जाए, यहां सभी सहमत थे। मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। यहां सभी सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, हमारी भी नाक कट जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड से रानी एलिजाबेथ भ्रमण पर आ रही है, दौरे पर आ रही है भारत में। और यदि वह जॉर्ज पंचम की नाक नहीं देखेगी, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं देखेगी, तो उन्हें तकलीफ होगी और फिर भारत की कोई नाक नहीं रह जाएगी, अर्थात इज्जत खराब हो जाएगी। इस पर चर्चा हुई, उच्च स्तरीय मशवरे हुए, चर्चाएं हुई, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। अब नाक नहीं है तो नाक तो लगानी थी, मूर्तिकार को बुलाया गया, तुरंत हाजिर होने के लिए कहा गया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था, पैसे की जरूरत थी उसको। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब सी परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। इसका मतलब मूर्तिकार को उन लोगों की, उन अधिकारियों की मजबूरी समझ में आ गई। उनके हालात देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए और तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहां बनी, अर्थात ये मूर्ति जो है कब और कहां बनी थी, मुझे इस बात का पता होना चाहिए। इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक दूसरे की तरफ देखा कि इस मूर्ति को कब बनवाया गया था और इसके लिए पत्थर कहां से लाया गया था।